اطلاق ابو صهيب. خلي اطلاق ابو صهيب. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. नेतन्याहू ने कहा था गजा जाने से पहले कि हम गजा से हमास को खत्म करेंगे, अपने 251 यरगमालियों को बजोर ताकत रिहा करवाएंगे। उन्होंने अपने 251 यरगमालियों को बजोर ताकत रिहा नहीं करवाया। एक मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे के तहत 100 लोग, बूढ़े बच्चे वगैरह वगैरह वो रिहा किए गए। जवाब में 5000 फलस्तीनी रिहा हुए। अब 6 इसराइली मारे गए जो हॉस्टेजेस थे। किसके हमले में, खुदा जाने किसके हमले में, लेकिन वो 6 मारे गए और उनकी लाशें रिट्रीट हुई। एक अरब इसराइली जो हॉस्टेज था वो पहले तो कहा कि जी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसके नतीजे में उसको रिहा करवाया है। बाद में पता लगा कि वो साहब जिस तहखाने में कैद थे उस तहखाने में अकेले ही बैठे हुए थे। इसराइली फौजी पहुंचे, उनको पहचाना और उठा कर ले गए। उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने मुझे पकड़ के रखा हुआ था वो 2-3 दिन से मुझे यहाँ तहखाने में छोड़कर चले गए। तो ऐसा कोई कामयाब फौजी ऑपरेशन तो अभी तक पिछले 1 साल में हमने इसराइल की तरफ से नहीं देखा जिसके नतीजे में वो अपने हॉस्टेजेस को रिहा करवा सके। दूसरा ये कि कल भी गजा में एक इसराइली फौजी मारा गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमास की फौजी ताकत, सियासी ताकत, इस्माइल हानिया का मतलब अगर हमास है तो मेरा ख्याल है फिर शेख अहमद यासीन का मतलब भी हमास था। लेकिन शेख अहमद यासीन की हलाकत के बाद, डॉक्टर अब्दुल अजीज रंतीसी की हलाकत के बाद अगर हमास ख़त्म नहीं हुई तो शेख इस्माइल हानिया की हलाकत से हमास ख़त्म होने को नहीं है। और ना हमास का सियासी वजूद ख़त्म हुआ, कतर में उनका दफ्तर मौजूद है, उनके लोग मौजूद हैं, ना उनका अस्करी वजूद ख़त्म हुआ, वो हमें याह्या सिनवार की सूरत में उनका अस्करी कमांडर भी नज़र आता है, ना उनकी फाइटिंग स्पिरिट और फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हुई, वो हमें कल की खबरों से भी नज़र आ रहा है। तो 1 साल 7 अक्टूबर 2023, अभी 7 अक्टूबर 2024 आने वाला है, इसराइल गजा में अपने बताए हुए मकासद पूरे नहीं कर सका। दूसरा, बेंजामिन नेतन्याहू का मकसद ये है कि 8 अक्टूबर 2023 से जब हिजबुल्लाह ने बमबारी करना शुरू की इसराइल पर और 60 से 70 हज़ार के लगभग इसराइली सेटलर्स जो बॉर्डर पर मुख्तलिफ बस्तियों में रहते थे वो अपने बस्तियां खाली करके वापस यरूशलेम और तेल अवीव और बाकी शहरों में पनाह लेने पर मजबूर हुए, तो नेतन्याहू ने कहा था कि हम बहुत जल्द ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि जिनके नतीजे में हमारे लोग वापस अपने अपने घरों को चले जाएंगे और हिजबुल्लाह के फौजी जो लबनान इसराइल सरहद पर मौजूद हैं, हम उनसे लड़ाई करके उनको लतानी दरिया जो कि सरहद से 12 से 15 किलोमीटर के फासले पर है उससे भी पीछे धकेल देंगे। और जो यूनाइटेड नेशंस का मुआहिदा 1701 है उसके तहत वहाँ लबनान की फ़ौज आ जाएगी और अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज आ जाएगी वगैरह वगैरह। तो 8 अक्टूबर 2023 से लेकर आज दिन तक वो 60-70 हज़ार लोग अपने घरों को वापस नहीं आ सके। इसराइल अलबत्ता इस दौरान पिछले 2 हफ्तों से हिजबुल्लाह को मुसलसल निशाना बनाए हुए है और उनका ये ऐलान था कि 1 सितंबर से जब नया तालीमी साल शुरू होगा तो ये बस्तियां आबाद होंगी और यहाँ रहने वाले बच्चे दोबारा से स्कूल जा रहे होंगे। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अब इसराइल वहाँ बमबारी कर रहा है, जंग कर रहा है, बैरूत को तबाह कर रहा है। अभी आज उन्होंने 50 देहातों को खाली करने का ऑर्डर दे दिया है। एक जंगी माहौल बना हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 1 साल के मुसलसल जंग के बाद अगर वो 40 से 50 हज़ार लड़ाकों की हमास को ख़त्म नहीं कर सके 22 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े इलाके में जहां हर चीज़ पर इसराइल का कब्जा है, यानी 2005 से लेकर 2023 तक गजा में पानी कैसे जाएगा इसराइल की जिम्मेदारी, गजा में दवाइयाँ कैसे जाएंगी इसराइल की जिम्मेदारी, गजा में रोटी कैसे जाएगी इसराइल की जिम्मेदारी, गजा में गैस बिजली तवानाई के ज़राए कैसे पहुँचेंगे इसराइल की जिम्मेदारी, गजा के लोग
क्या कहते हैं स्कूल कैसे पढ़ेंगे, मतलब एक मुहासरे में मुकीम आप एक पिंजरा लगाकर बैठे हुए हैं, 22 लाख लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपकी नज़रों के सामने। और इसके बावजूद इसराइली तारीख का सबसे बड़ा हमला हमास ने कामयाबी से किया। मेरा नहीं ख्याल कि इसराइली अफवाज मैदान जंग में हमास को शिकस्त दे सकी हैं या हिजबुल्लाह को शिकस्त दे सकेंगी। ऐसी सूरत हाल में ईरान के 200 मिसाइल जो कल परसों आकर टारगेट किए हैं इसराइल को, हो सकता है 100 के लगभग ऐसे मिसाइल हों जिनको इसराइल के डेविड स्लिंग ने और आयरन डोम ने और एरो 2 और एरो 3 ने तबाह कर दिया हो। लेकिन आज तो हमने वीडियोस देखी हैं कि 3 जंगी बेसिस, एक जहां F-35 जहाज डिप्लॉयड हैं, मुसाद के हेडक्वार्टर से 300-400 मीटर के फासले पर जमीन में 30 फुट गहरा और 100 फुट चौड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है। तो अगर किसी को ये लगता है कि ईरान के मिसाइल हमले नाकाम हुए हैं तो मुझे उसकी वो इस्तेदाद इल्म पर शक होना लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसराइल ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसराइल अमेरिका की ताकत के साथ मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। इसराइल अमेरिका की ताकत के बाद मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी फ़ज़ाई ताकत है और मशरिक़ वस्ता में 40,000 अमरीकी अफवाज, 2 अमरीकी जंगी बहरी बेड़े, जिनमें 500 के लगभग लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। ये इतनी फॉर्मिडेबल फोर्स है कि ये ईरानी शहरों को भी तबाह कर सकते हैं, ईरान की एनर्जी तनसीबात को भी तबाह कर सकते हैं, ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी तबाह कर सकते हैं। नेतन्याहू इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में यही माना कि ईरान अब धमकी नहीं दे रहा, ईरान हमला करके दिखा चुका है। और इस हमले में ड्रोन्स और क्रूज नहीं थे, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल थे जो 400 सेकंड्स में ईरान से इसराइल तक पहुंच गए हैं। ऐसी किसी सूरत हाल में जब कब्र एक हो और मुर्दे 2 हों, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान और इसराइल दोनों किसी तरह चैन से हैं। दोनों फरीक एक दूसरे को बता चुके हैं कि हम आपको मुकम्मल तबाह कर सकते हैं। इसराइल इस वक्त शदीद परेशानी में है क्योंकि ईरान ने 2-2 गोल से मैच बराबर कर दिया।